नमस्ते फ्रेंड्स, आज ब्रह्मास्त्र बुक एसके झा द्वारा जो निकाला गया है एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मेन रूप से निकाला गया, लेकिन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि डिस्कशन डिटेल चलने वाला है। और आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन यानी परिचय, और सेकेंड चैप्टर आज ही हम लोग कवर करेंगे सेल। ये दोनों चैप्टर को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके माध्यम से देखिएगा, इस चैनल के माध्यम से यूथ पब्लिकेशन, रुक्मिणी या अन्य महेश वर्णवाल का जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है उसको फास्ट एवं डिटेल डिस्कशन कराया जाता है। पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करके दोस्तों में शेयर भी करें। डिस्कशन अच्छा लगे तो, नहीं तो आपकी इच्छा अनुसार जो आपको इच्छा करे। इस समय न गवाते हुए हम लोग अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। इससे पहले पीडीएफ के लिए आज बायोलॉजी का 1 से 10 तक के पीडीएफ डाल दिया जाएगा 7 बजे, और प्रतिदिन 7 बजे शाम में टेलीग्राम पे डाला जाता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है आज का। कह रहा है पहला प्रश्न कि वैज्ञानिक देखिएगा वर्गीकरण में देखिएगा वर्गीकरण की मूल इकाइयाँ क्या है। तो मूल इकाइयाँ इसमें क्या होता है, तो इसका मूल इकाइयाँ होता है जाति। क्या होता है? जाति। जाति जिसे हम लोग से पूछ देता है कि आप कौन जाति के हैं, तो देखिए हम लोग कास्ट बताते हैं, लेकिन मेन रूप से क्या होता है सभी का देखिए क्या होता है, गुणसूत्र समान होता है। गुणसूत्र समान होता है। तो हम लोग जो एक जाति हैं, कौन सा जाति है? मानव जाति के हैं। जैसे कुत्ता का गुणसूत्र अलग होता है तो इसका भी जाति क्या है? एक अलग है, क्योंकि ये जाति क्या है? कुत्ता, क्योंकि इसका गुणसूत्र अलग है। मानव का गुणसूत्र अलग है, बिल्ली का गुणसूत्र अलग है, चूहा का गुणसूत्र अलग है। तो ये सभी का गुणसूत्र अलग अलग है, तो वो एक जाति का है, ठीक ना। जैसे हम लोग क्या है? मानव जाति का है। अब देखिएगा परिवार क्या होता है, तो परिवार एक विशेष जाति का कुछ सदस्य मिलकर के एक साथ रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। नस्ल, नस्ल जैसे हम लोग जानते हैं मुर्राह, भैंस की एक क्या है? नस्ल है। जैसे यमुना परी हम लोग जानते हैं ये बकरी का एक क्या है? नस्ल है। और हम लोग जानते हैं जर्सी, जैसे गाय का क्या है? ये भी एक नस्ल है। अब देखिएगा प्रश्न है वर्गीकरण। वर्गीकरण का पिता किनको बोला जाता है? तो कैरोलस लिनियस को, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा जा रहा है वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होता है? जाति होता है। अब देखिएगा जाति जो है जीव विज्ञान के किसी व्यक्ति के वर्गीकरण और टैक्सोनॉमी करण का मूल इकाई है। सबसे छोटी इकाई क्या होता है? जाति होता है। जैसे हम लोग का शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या होता है? सेल होता है। देखिएगा जैसे हो गया उदाहरण में जगत हो गया, संघ, वर्ग, गण, परिवार, वंश और क्या है? जाति है। पहला प्रश्न देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। अब पहला प्रश्न कह रहा है कि जीवधारियों में देखिएगा वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका अध्ययन को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये जीवधारियों का अध्ययन है। और देखिए सर्पेटोलॉजी का, ये किसका अध्ययन है? तो ये सर्पों का अध्ययन है। वायरोलॉजी, इसमें वायरस का अध्ययन हम लोग करते हैं। किसका? वायरस का अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी, ये शरीर के बाह्य क्या है? शरीर के जो बाह्य संरचना होता है इसका हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और देखिएगा वायरस की बात आया तब देखिएगा कि वायरस जो है ये सबसे पहला वायरस था टोबैको मोजेक वायरस था, TMV, टोबैको मोजेक वायरस था, जिसका खोज किया किसने किया था? इवानोवास्की ने। इवानोवास्की ने खोज किया था। कब? 1892 में खोज किया था। 1892 में टोबैको मोजेक वायरस की खोज इवानोवास्की द्वारा किया गया था। देखिए यह सांप, सांप क्या है? तो एक रेप्टाइल है। इसका हार्ट यानी चेम्बर कितना होता है? 3 होता है। ये एक अनियत तापी होता है। कैसा होता है? अनियत तापी होता है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है टैक्सोनॉमी मूल रूप से देखिए किससे संबंधित है? तो अभी हम लोग देखे थे किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। जैव विविधता का मतलब क्या हुआ? एक अलग क्षेत्र और वहाँ जो होता है कुछ अलग अलग प्रजाति पाए जाते हैं, उसे जैव विविधता कहा जाता है। जैसे नीलगिरी का सुंदरवन, नीलगिरी हो गया, सुंदरवन हो गया, कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी हो गया, ये सभी क्या है? एक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं।
जैसे विश्व का सबसे ज्यादा विश्व विविधता वाला जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो ब्राजील का अमेजन वर्षा वन हो जाएगा। कहाँ का, अमेजन, कहाँ का, ब्राजील का अमेजन में जो होता है वर्षा वन, ये विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता वहाँ है। भारत में सबसे ज्यादा पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। कौन सा घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, कह रहा है जीवों में वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। अब देखिएगा, जीवों के वर्गीकरण कह रहा है, तो जीव विज्ञान की शाखा को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम लोग वर्गीकरण विज्ञान। क्या कहेंगे, वर्गीकरण विज्ञान। अब देखिएगा नोसोलॉजी, ये नोसोलॉजी किसका है, तो रोगों का अध्ययन है। नोसोलॉजी किसका है, रोगों का अध्ययन है। और सोरोलॉजी, सोरोलॉजी क्या है, घोंघे का अध्ययन। किसका अध्ययन है, घोंघे का अध्ययन है। अब देखिएगा शारीरिक की रचना, शारीरिक की विज्ञान की रचना जो होता है, शारीरिक रचना विज्ञान, ये होता है आंतरिक, एक बाह्य। तो बाह्य आप लोग बताए थे कि बाह्य जब आएगा तो फिजियोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाह्य कहेगा तो फिजियोलॉजी हो जाएगा, और आंतरिक कहेगा तो एनाटोमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनाटोमी। जो आंतरिक क्या कहता है, शरीर का विज्ञान जिसे हम लोग अध्ययन करते हैं उसे एनाटोमी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है जीव की उत्पत्ति के बारे में। देखिएगा, जीवन की उत्पत्ति पहले जानिए हुआ कहाँ से है, तो जीवन का उत्पत्ति जल से हुआ है। जीवन की उत्पत्ति जल से हुआ है। देखिएगा, तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में कह रहा है ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ओपेरिन का सिद्धांत है ये एक रासायनिक विकास से संबंधित है। किससे, रासायनिक विज्ञान से। अब देखिएगा, एक आता है जैव विकास। क्या आता है, जैव विकास आता है। तो जैव विकासवाद का सिद्धांत, जैव विकासवाद का सिद्धांत को सर्वप्रथम देखिएगा लैमार्क द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, लैमार्क द्वारा। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन होता है कि कहता है जैव विकास जो वाद है इसका देखिए मान्य सिद्धांत, जो मान्य सिद्धांत आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले दिया था लैमार्क ने, लेकिन मान्य सिद्धांत जो आएगा वो डार्विन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा दिया गया था, जो क्या था, एक मान्य सिद्धांत था। अब देखिएगा, कह रहा है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन सिद्धांत का रासायनिक विकास से संबंधित है। अलेक्जेंडर ओपेरिन एक क्या थे, एक रूसी जीव रसायन थे। इन्होंने प्राथमिक रूप से कार्बन आधारित अणुओं को पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत की खोज किए थे। आगे देखिए, इन्हीं में है सोल्यूशन में, कह रहा है इन्होंने एंजाइमोलॉजी के प्रयास से योगदान दिया तथा यूएसएसआर में औद्योगिक जैव रसायन की नींव विकसित करने में मदद की थी। ओपेरिन ने कहा कि लुई पास्चर का यह कथन है। किसका कथन है, लुई पास्चर का यह कथन है, देखिए सच है कि जीव जो होता है ये उत्पत्ति से ही होता है। जीव की उत्पत्ति कहाँ से होता है, जीव से ही होता है, मगर प्रथम जीव पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कर रहा है मानवीय विकास के संबंध में देखिएगा हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोजा। अब देखिएगा खोज है कौन सा, तो मानव विकास के संबंध में हाल ही में जो खोज की गई कड़ी है वो कौन सा जीवाश्म की खोज हुआ है, तो ये हुआ है होमो नलेदी। किसका हुआ है, होमो नलेदी का। ये याद रखिएगा, होमो नलेदी। अब देखिए होमोसेपियंस का है, तो ये मानव का क्या है, मानव का एक वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उसके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है। अब देखिएगा परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है, तो ये कौन सा देखिएगा, ये उत्परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का सिद्धांत। अब देखिएगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत एक आता है, क्या आता है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत आता है। कौन दिया था, तो ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा दिया गया था। ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा दिया गया था उस परिवर्तन का सिद्धांत। और देखिएगा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था, तो चार्ल्स डार्विन द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने देखिएगा द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। तो ये कौन हो जाएंगे, चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे, जो द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किए। ये कौन हो जाएंगे, चार्ल्स डार्विन। अब देखिएगा
सर्वप्रथम जो एंटीबॉडी का एंटीबॉटिक यानी एंटीबॉटिक जो होता है, देखिए देखिएगा एंटीबायोटिक यानी एंटीबायोटिक जो होता है, एंटीबायोटिक ये जो होता है इसका खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं हम लोग। अब पहला एंटीबायोटिक देखिएगा कौन सा था? तो पेनिसिलिन था। कौन सी था? पेनिसिलिन था। कभी कभी बोलने में थोड़ा दिक्कत अगर जो हो जाता है कहीं कहीं बीच में, तो ये स्पीड करने के चक्कर में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। एंटीबायोटिक देखिएगा, एंटीबायोटिक का सबसे पहले खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एंटीबायोटिक पहला कौन सा था? तो ये पेनिसिलिन था। लेकिन पेनिसिलिन जो था ये पेनिसिलियम नामक कवक से बनाया गया था। किससे बनाया गया था? पेनिसिलियम नामक कवक से बनाया गया था। अगला देखिए अरस्तु। तो अरस्तु को हम लोग कहते हैं एक जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक है। किसका? जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक हम लोग कहते हैं। अगला देखिएगा प्रश्न कह रहा है निम्न में से उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। अब देखिए उचित कह रहा है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले इसमें देखिएगा विकास आ जाएगा। क्या? विकास आ जाएगा। विकास के बाद सेकंड पर आ जाएगा प्राकृतिक चयन, सेकंड पे प्राकृतिक चयन, और थर्ड पे आ जाएगा जननात्मक विगलन आ जाएगा। क्या? जननात्मक विगलन आ जाएगा। और चौथे नंबर पर आ जाएगा उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे देखिए कह रहा है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अत्यधिक विविधता देखिएगा ये जो होता है ये किसके कारण होता है? उत्परिवर्तन के कारण होता है। पहले समझिएगा अनुकूल क्या होता है? अनुकूलन। तो आप देखे होंगे जो कुन्नू नेशनल पार्क में जो चीता लाया गया वो अब बच नहीं रहा है। इसका कारण क्या है कि जो चीता लाया गया जो क्षेत्र में रह रहा था वो भारत में कुन्नू नेशनल पार्क उसके लिए पर्याप्त नहीं हो पाया, इसलिए अनुकूल है कि जो जहाँ रह गया उस अनुकूल ढल गया, उसी को क्या कहते हैं? अनुकूल कहते हैं। अब देखिएगा अगला कहता है कि ह्यूगो डी ब्रीज ने, किसने? देखिए कह रहा है ह्यूगो डी ब्रीज ने देखिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जस्ट अभी हम लोग बताए हैं कि ह्यूगो डी ब्रीज ने ये जो दिए थे उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए थे, जस्ट बताए हैं। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिए थे? चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिए ह्यूगो डी ब्रीज ने ये दिए थे 1901 में। कब दिए थे? 1901 में। यहाँ हम लोग का खत्म होता है इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी का चैप्टर इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब देखिए अगला चैप्टर है सेल। देखिएगा अगला चैप्टर क्या है? सेल है, सेकेंड चैप्टर। अब सेल के बारे में देखिए कुछ जान लीजिए। एक शॉर्ट देखिएगा सेल के बारे में क्या कहता है। तो सेल होता है, देखिएगा सेल में सबसे पहले जानिए क्या? मृत कोशिका। एक होता है मृत कोशिका, इसका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने किए थे? रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। ये देखिएगा 1665 में किया गया था। कब? 1665 में किया गया। ये मृत कोशिका था। कैसा? मृत कोशिका। लेकिन जीवित का जब बात करेगा तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ल्यूवेन हॉक द्वारा। ये 1674 में किया गया था। कब? 1674 में किया गया था। और देखिएगा केंद्रक का खोज, तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में किया गया था। उसके बाद 1838 से 39 के बीच में, 1838 से लेकर के 39 के बीच में स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। अब देखिएगा इतना जान रहे तो एक शॉर्ट जानिएगा कि देखिएगा केंद्रक जो होता है, क्या होता है? केंद्रक। आप लोग के पास बुक होगा तो कहीं लिख लीजिएगा जो नहीं जानते हैं। जैसे केंद्रक को हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल केंद्रक को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया इसको कहते हैं पावर हाउस यानी बिजली घर। क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। अब देखिए गोल्जी बॉडी, क्या होता है? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी को हम लोग ट्रैफिक पुलिस क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। अब देखिएगा पूछता है लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली हम लोग लाइसोसोम को कहते हैं। और एक बच गया राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। तो राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। फिर से देख लीजिएगा केंद्रक को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया के हम लोग पावर हाउस कहते हैं। गोल्जी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं और राइबोसोम की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब देखिएगा सबसे बड़ी जो कोशिका होता है वो ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी देखिएगा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे बड़ी कहेगा, अब देखिएगा सबसे लंबी कोशिका अगर जो पूछ दे सबसे लंबी कोशिका तो क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। और सबसे बड़ी कोशिका डायरेक्ट पूछेगा तो ये ओवम हो जाएगा, और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म हो जाएगा, मानव में हो जाएगा। अब देखिएगा प्रश्न स्टार्ट करते हैं सेल का। कह रहा है आनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन है। अब देखिएगा तो इसका वाहक कौन हो जाएगा, जीन हो जाएगा। अब देखिएगा डीएनए जो है, डीएनए ये क्या है, क्रियाखंड जो है किसका है, क्रियाखंड को कहते हैं हम लोग जीन। डीएनए का जो होता है क्रियाखंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अब देखिएगा डीएनए होता किसमें है, तो डीएनए देखिएगा आंसर तो हो गया ना जीन। अब डीएनए देखिए किसमें होता है, तो एक केंद्रक में होता है डीएनए, किसमें, केंद्रक में होता है, और दूसरा क्लोरोप्लास्ट में होता है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में होता है, और तीसरा देखिएगा तीसरा किसमें होता है, तो ये जो होता है तीसरा क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी में डीएनए पाए जाते हैं, कौन, केंद्रक में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट में हो जाएगा। अब देखिएगा डीएनए एक होता है फ्रेडरिक क्या मिक्सचर, डीएनए का खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने, लेकिन डबल हेलिकल मॉडल जो दिया था वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। और देखिएगा इसका सॉल्यूशन है, आनुवांशिक सामग्री का वाहक क्या होता है, जीन होता है। आनुवांशिकता का एक बुनियादी भौतिक कार्यात्मक इकाई है। यह एक विशेष अणु के लिए आमतौर पर प्रोटीन के लिए निर्देशक होता है। जीन देखिएगा डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका क्या हो जाता है, फुल फॉर्म होता है, डायरेक्ट पूछ देता है कभी कभी। जीन देखिएगा छोटी वंशानुगत इकाइयां हैं जिनमें आनुवांशिक जनजाति यानी जानकारी होती है जो प्रजनन प्रक्रिया के दौरान ये माता पिता के संतान को प्राप्त होती है। अगला देखिएगा आनुवांशिक के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल माना गए हैं। और दो युग्म कोशिकाओं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है उसे युग्म नज कहते हैं। नर युग्म शुक्राणु और देखिएगा मादा युग्म शुक्राणु, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों जब कभी मिलते हैं तो इसको क्या कहते हैं, जायगोट, इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जायगोट। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट होता है सेल का पहला प्रश्न। कह रहा है कौन से हैं जिसने सजीव वस्तुओं के लक्षणों को आनुवांशिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो कौन हो जाएंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे। अब देखिएगा ये मटर के पौधे पर सबसे पहले प्रयोग किए थे, मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। पूछेगा कितना जोड़ा मटर के पौधे लिए थे, तो 7 जोड़ा। कितना लिए थे, 7 जोड़ा। ये सबसे ज़्यादा गुण पाया जाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा गुण इसमें पाया गया, इसलिए मटर के पौधा लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं है, तो देखिएगा उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं है तो दैहिक में होता। किसका में होगा, दैहिक में नहीं होता है। बाकी विलोपन, प्रविष्टि और प्रतिलिपिकरण में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक अविभाजित कोशिका में डीएनए किसके भाग के रूप में मौजूद होता है, तो ये देखिएगा एक क्रोमेटिन क्या होता है, पदार्थ होता है। क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ये क्रोमेटिन पदार्थ बना हुआ किसका होता है, तो ये देखिएगा डीएनए प्लस प्रोटीन का, डीएनए है ना, प्लस क्या हो जाएगा, डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है क्रोमेटिन पदार्थ। ये पदार्थ आप देखिएगा गुणसूत्र की खोज किसने किए थे, तो गुणसूत्र की खोज किया था वाल्डेयर ने। किसने किया था, वाल्डेयर ने किया था। अब देखिएगा डीएनए जो होता है ये हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है, तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है डीएनए में। अब देखिएगा डीएनए के देखिएगा जीन जो पाया जाता है, ठीक है ना, ये जीन जो पाया जाता है गुणसूत्र के ऊपर ही पाया जाता है, गुणसूत्र के ऊपर ही पाया जाता है जीन। अब गुणसूत्र देखिएगा इसको आइटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र को होता है एक ऑटोसोम, क्या होता है, ऑटोसोम, और एक होता है सेक्स, क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है।
सेक्स क्रोमोसोम में XX होगा या XY होगा, XX या XY। अब ऐसे कितना होता है 44 यानी 22 जोड़ा, 22 जोड़ा ये हुआ और एक जोड़ा जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है। आगे हम लोग चलते हैं, कहता है किस कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। अब देखिएगा कोशिका का मास्टर यह केंद्रक को कहा जाता है, लेकिन आपको बुक में दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, बिजली घर। लेकिन ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल या कोशिका का मास्टर किसको कहा जाता है, केंद्रक को। आप लोग बुक जो होगा तो इसमें आप कलेक्शन कर लीजिएगा यानी सुधार लीजिएगा। अब देखिएगा कह रहा है अगला कि ये क्या हो जाएगा, कोशिका का मास्टर जिसे क्या कहते हैं, कहा जाता है केंद्रक को। अब देखिएगा केंद्रक की खोज किसने किया, तो अभी हम लोग जस्ट बताए थे रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया। किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस, इसका खोज अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था, अल्टमैन द्वारा किया गया। कब, तो अल्टमैन द्वारा 1890 में किया गया था, 1890 में किया गया था माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त देखिए किन दो कोशिकाओं में डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। अब देखिएगा ये जो होता है लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। कोशिका के केंद्र के अतिरिक्त, कोशिका के केंद्र में तो पाया ही जाता है, इसके अतिरिक्त किसमें, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। अब देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली बताए थे, और गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी, इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते थे, और क्या बताए थे, और तो जस्ट हो ही गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप में पाया जाता है। अब देखिएगा लवक जो होता है ये केवल पादप में पाया जाता है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसधानी ये प्लांट में पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। प्लांट के बाहरी जो होता है आउटर जो होता है लेयर, उसको कहते हैं सेल बॉल। प्लांट को क्या, प्लांट वाला को क्या कहते हैं, सेल बॉल। ये कोशिका भित्ति कहते हैं। और एनिमल में जब आ जाएगा तो एनिमल के बाहर का जो भाग होता है यानी आउटर पार्ट जो होता है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अब देखिएगा रसधानी जो होता है ये दोनों में पाया जाता है, लेकिन प्लांट में बड़ा होता है। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में बड़ा होता है, बल्कि एनिमल में यह क्या होता है, रसधानी छोटा होता है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं होती है। अब देखिएगा ये केंद्रक जो झिल्ली होता है इसमें मौजूद नहीं होती है, और एक है, एक तो केंद्रक का झिल्ली होता है और एक क्या होता है, केंद्रक। एक क्या होता है, केंद्रक होता है। अब देखिएगा ये होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक मतलब हो गया अविकसित। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या हो गया, अविकसित हो गया। अब देखिएगा यूकैरियोटिक मतलब क्या होगा, एक होता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होता है, ये क्या होता है, विकसित होता है। अब देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिका को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अभी जस्ट बताए थे राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। याद कैसे करें, बार बार भूला जाते होंगे, तो देखिएगा यहाँ से पहला प्रश्न देखिए, राई क्या है लिखा हुआ, राई। राई कहाँ रखाता है, फैक्ट्री में। राई कहाँ रखाता है, फैक्ट्री में। यानी प्रोटीन की फैक्ट्री कहेंगे किसको, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कह देंगे। अब देखिए लाइस, लाइस से क्या है, लाश। लाश कहीं भी होता है तो क्या होता है, आत्महत्या कर लेता है तो इंसान क्या हो जाता है, लाश बन जाता है। यानी लाइसोसोम, लाइसोसोम की थैली जो बोलते हैं, यानी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होगा। देखिएगा इसमें भी ऑप्शन गलत दिया हुआ है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो ये क्या होता है, सबसे बड़ा, तो ये नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है। ये कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। जबकि इसमें देखिएगा प्रश्न में दिया हुआ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतः प्रद्रवीय जालिका दिया हुआ है, जो गलत है।
अब देखिएगा नाभिक की बात करें तो नाभिक की खोज उसने क्या था, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन द्वारा 1890 में किया गया था। अब देखिएगा हम लोग इतना बता चुके हैं, लाइसोसोम की खोज देखिएगा जय पेलेट ने किया था। किसने? जय पेलेट ने किया था। जय पेलेट ने किया था किसका? ये किया था जय पेलेट ने लाइसोसोम की खोज किया था। लाइसोसोम किसका खोज किया था? लाइसोसोम की खोज किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 11 की ओर, यानी 10 नहीं हुआ है तो नाभिक के अलावा देखिएगा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा, तो नाभिक के अलावा देखिए किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका खोज जैसा भी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने? अल्टमैन ने 1890 में। नाभिक का खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया था। और देखिएगा इसमें क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रश्न याद रखिएगा, पूछता है क्रेब्स चक्र। क्या पूछता है? क्रेब्स चक्र का क्रिया जो होता है संपन्न, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मानवों में ऊतकों में देखिएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण पायरुवेट की जो अम्ल होता है कोशिका के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। तो ये जो होता है कोशिका द्रव, क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव। अब गौर कीजिएगा, अब कोशिका द्रव जो होता है ये एक अनॉक्सी शोषण है। कैसा शोषण है? अनॉक्सी शोषण होता है। अनॉक्सी शोषण होता है, इसीलिए ऑक्सीजन की क्या होता है? देखिएगा ऑक्सीजन की कमी होता है क्योंकि अनॉक्सी शोषण है। अब देखिएगा अनॉक्सी शोषण कोशिका द्रव में एक साइटोप्लाज्म में, लेकिन ऑक्सी शोषण की बात आ जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहा? माइटोकॉन्ड्रिया में ये कैसा होता है? ऑक्सी शोषण होता है। ऑक्सी शोषण होता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का क्या होता है? भंडारण होता है। किस में? तो एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में होता है। अब देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन। अब देखिए विघटन जो होता है ये कहाँ होता है? तो ये भी विघटन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। अब देखिएगा ग्लूकोज यानी C6H12O6 C6H12O6 ये जो होता है देखिएगा ये ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलता है, ठीक ना। अब देखिएगा ये जो बदलता है, अब पायरुवेट क्या होता है? पायरुवेट भी टूटता है। अब ये टूटकर ऊर्जा का निर्माण करता है, जो कहाँ करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण करता है। अब देखिए कोशिका द्रव, कोशिका द्रव में होता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होता है। किसका होता है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो संपन्न होता है वो कोशिका द्रव में होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? क्रेब्स चक्र की क्रिया संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कोशिका अंगक जो सरल शर्करा से जटिल शर्करा में बदलता है। अब देखिए सरल शर्करा का उदाहरण कौन कौन सा है? तो देखिएगा सिंपल शर्करा। सिंपल शर्करा एक ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। अब देखिएगा फ्रुक्टोज भी होता है। तो ये सब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये क्या है? सिंपल शर्करा है। जबकि क्या हो जाएगा? जटिल शर्करा में क्या क्या आ जाएगा? तो देखिएगा ग्लाइकोजेन। क्या आ जाएगा? ग्लाइकोजेन ये जटिल शर्करा में आ जाएगा। सेलुलोज क्या हो जाएगा? सेलुलोज ये भी जटिल शर्करा में आ जाएगा। और स्टार्च क्या आ जाएगा? स्टार्च ये सभी क्या हो जाएगा? जटिल शर्करा में आएगा जाएगा। अब देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा कथन गलत है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से पायरुवेट अम्ल में विघटन होता है, न कि एसिटिक अम्ल में। तो यही प्रश्न क्या है? यही गलत है। बाकी शोषण के प्रथम चरण को ग्लूकोज का विखंडन होता है, ये सही है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यकता नहीं होती है, ये भी क्या है? सही है। शोषण के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि एडीपी को देखिएगा एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज देखिएगा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है फास्फोरस। अब गौर कीजिएगा फास्फोरस एवं कैल्शियम ये दोनों जब मिलता है तो ये देखिएगा हड्डियों में मदद करता है। किसमें मदद करता है? हड्डियों में। और देखिएगा सोडियम एवं आयरन
सोडियम और आयरन ये किसमें, तो ब्लड बनने में मदद करता है, किसमें, ब्लड बनने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, इसका भी आंसर गलत है। कह रहा है डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है, तो देखिएगा उसे केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। जबकि देखिएगा इसमें जीन दिया हुआ है, आंसर क्या दिया हुआ है, जीन, लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक। इसको कहा जाता है कोशिका का ब्रेन, कोशिका का ब्रेन, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 करा प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों सेल जो होता है उसका किस भूमिका में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो इसमें देखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम में होता है, किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम में होता है। प्रश्न नंबर 18 और आज का लास्ट प्रश्न है कि देखिएगा हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न कहाँ होता है, तो एक क्रेब्स चक्र में होता है। कहाँ होता है, क्रेब्स चक्र में। इसमें देखिएगा 36 एटीपी का निर्माण होता है। कितना एटीपी, 36 एटीपी का निर्माण होता है। और ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होता है, किसका, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होता है इसमें 4 एटीपी का निर्माण होता है, लेकिन 4 में देखिएगा 2 क्या होता है, बच जाता है, और 2 क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। और यही 2 बचता है, ये 36 एटीपी में आके मिल जाता है। इसलिए कितना एटीपी का निर्माण हुआ, 36 और 2 38 एटीपी का निर्माण होता है हमारे शरीर में। आज का प्रश्न ही समाप्त होता है। 2 चैप्टर आज हम लोग पूरा कर लिए। अगला 1 से 2 चैप्टर कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे।